मोंटेनेग्रो नामक देश में एड्रियाटिक समुद्र के किनारे पर स्थित खूबसूरत शहर बुडुआ। मैं वहां के मेरिना के समीप खड़ा हूं। समय अभी शाम के 7:30 से ऊपर हो गया है। एड्रियाटिक का एक भाग के अंदर की ओर फैली हुई जगह पर मेरिना स्थित है। अनेकों मनोरंजन की नौकाएं कतार में पड़ी हुई हैं। एक तरफ पर्यटकों के लिए पनडुब्बी पड़ी हुई हैं। बच्चों का एक खिलौना जैसा लगता है वह एक सेमी सबमरीन है। वह समुद्र के अंदर की मछलियां, मूंगे की चट्टानें आदि को सीधे नज़दीक से देखने की सुविधा के लिए एक पनडुब्बी, बड़ी कीमती यॉट और अन्य नौकाएं किनारे से सटी हुई पड़ी हैं। कुछ तो करोड़ों की लागत की है। 2 से 3 शयनयान, रसोई, गुसलखाना आदि को मिलाकर सारी सुविधाओं के साथ की नौकाएं। कुछ कर्मचारी भी हैं, वो लोग शायद रखवाले होंगे। अनेकों लोगों के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम करने वाले कई यॉट यहाँ हैं। इनकी गिनती देखने पर इस शंका में पड़ जाएंगे कि क्या इतनी अधिक संख्या में रईस इस देश में हैं। उनमें कहीं तो किराए पर देने के लिए हैं। 2 से 3 मंजिल वाली, 6 से 7 शयन कक्ष वाली। इन सब में 8 से 12 तक पूर्णकालिक कर्मचारी हर समय काम में तल्लीन रहते हैं। ये जरा सोचकर देखिए कि अकेले इस क्षेत्र में कितने ही लोगों को काम मिलते हैं। इस तरह के यॉट व्यवसाय का क्षेत्र हमारे लिए अधिक परिचित नहीं है। ऊपर के पार्टी हॉल से नीचे के शयन कक्षों में से एक के अंदर की ओर जाने वाली युवती। कुछ लोग रबड़ की छोटी बोट में जा रहे हैं। समीप के छोटे द्वीपों से आने वाले होंगे। मेरिना के नज़ारे शानदार हैं। करोड़ों की लागत के जलपोत। हमने इन्हें इतने नज़दीक से नहीं जाना है। अभी संध्या समय लौटने वाले ये लोग बाहरी द्वीप में दिन का समय व्यतीत करके आने वाले लोग हैं। विशाल सुपर यॉट के किनारे पर लगते हुए देखे जा सकते हैं। वह एक छोटा जहाज जितना बड़ा है। अनेकों शयन कक्ष और अन्य सुखभोगी व्यवस्थाओं के साथ की यॉट एड्रियाटिक समुद्र से होकर एक लंबी यात्रा के बाद लौट आई होंगी। हम भारतीयों के लिए ऐसी यॉट की दुनिया शायद अपरिचित होंगी। बड़ी ज़मीन खरीदने के समान ही इसकी भी खरीदारी होती है। इसके अंदर की ये सारी सुविधाएं एक साधारण भारतीय के लिए अपरिचित है। प्रत्येक यॉट के अंदर पार्टी हॉल, गुसलखाना, रसोई, शयन कक्ष आदि सब कुछ होते हैं। यह कह सकते हैं कि हर एक यॉट एक 5 स्टार होटल का छोटा रूप है। इन सब के अंदर आश्चर्यचकित कर देने वाली सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकांश तो लंबी यात्रा करने वाली यॉट हैं। विभिन्न देशों के समुद्र तटों से होती हुई यात्रा करने वालियाँ। अधिकांश यॉटों में 8 से 12 तक पूर्णकालिक कर्मचारी हर समय काम करने के लिए होते हैं। इस प्रकार के यॉटों के प्रमुख निर्माता इटली, फ्रांस आदि देशों की बड़ी कंपनियां होती हैं। इनकी बिक्री के लिए बोटों की विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। यॉटों के प्रचार के लिए विशेष मासिक पत्रिका तक प्रकाशित होती है। ऐसे यॉट विलासिता का अंतिम शब्द कह सकने वाले जलयान होते हैं। अच्छी तरह से प्रकाशित करके इन्हें ऐसे खड़ी कर रखी हैं। रात के समय जब ये समुद्र में चलती हैं तो एक शानदार नज़ारा बन जाता है। हेलियोस नामक एक सुपर यॉट समुद्र के पानी के अंदर की ओर प्रकाश फैलाती हुई किनारे की ओर बढ़ रही है। इसके अंदर 7 शानदार शयन कक्ष हैं। 14 पूर्णकालिक कर्मचारी भी हैं। 1,67,000 लीटर ईंधन की क्षमता वाली टंकी है इस यॉट की। 7,200 नॉटिकल मील बिना रुके दौड़ते रहने जितने ईंधन इसकी टंकी में भरे जा सकते हैं। बुडुआ किले के अंदर के पुराने शहर के अंदर की बत्तियां जलने लगी। किले के बाहरी चौक पर की रेस्तराएं रात्रि भोजन के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ हर्षोत्सव का आरंभ होगा। यह किले के ऊपरी भाग पर स्थित आंगन है। अनेकों रेस्तराएं, उनके अंदर की तरफ लोगों को बुलाकर प्रवेश कराने के लिए लोग खड़े हैं। इन्हें भोजनों की विविधता वाली दुनिया कह सकते हैं। समुद्री खाने के भोजनालय, चीनी भोजन से लेकर विभिन्न प्रकार के भोजन मिलने की जगह। यहाँ का माहौल बहुत ही आकर्षक है। संध्या होते ही यहाँ ठंड पड़ने लगती है। किले को बिजली से प्रकाशमान करके खूबसूरत बना रखा है। हजारों की संख्या में लोगों के एक साथ बैठकर भोजन कर सकने की अनेकों रेस्तराएं।
भोजन की विविधताओं वाली उन भोजनालयों के बीच से होकर मैं किले के अंदर की ओर चला। संगरी गलियां पत्थर की बनी बड़ी इमारतों को बिल्कुल पास पास एक दूसरे से सटे हुए बना रखे हैं। उनके बीच से संगरे रास्ते। बुढ़वा किले का इतिहास 2000 वर्ष पीछे की ओर व्याप्त है। बाल्कन केप की पश्चिमी दिशा से आए इंडो यूरोपियन जन विभाग इल्लीरियंस ने ही इस किला नगरी की नींव डाली थी। फैले हुए बेलों के नीचे चिमनी के दिए के प्रकाश में रेस्तराओं के इस प्रकार सजा हुआ दिखना एक प्रकार का विशेष नजारा है। प्रकाश, ठंड, व्यंजनों के गंध आदि सब मिलकर एक शानदार अनुभव प्रदान कर रहा है। सभी रेस्तराओं में मीनू कार्ड रखे हुए हैं। थोड़े से वाइन की चुस्की लेते हुए, विभिन्न व्यंजनों के स्वाद का अनुभव करते हुए, प्रेम का आदान प्रदान करते हुए ये मेज की चारों ओर लोग बैठे हैं। इन सबको ही जीवन का आनंद कहते हैं। मैं किले के अंदर के शहर की अंदरूनी गलियों से होकर आगे बढ़ा। पत्थर बिछाए गए रास्ते। इस किले के अंदर की नगरी का एक खुरदुरा सौंदर्य है। पुरानी इमारतों में अभी गिफ्ट शॉप, आर्ट गैलरी आदि स्थित है। सस्ते और महंगे हर तरह के सामान यहाँ मिलते हैं। बुढ़वा के पुराने शहर को बदलकर अभी पर्यटकों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है जैसे एक टाइम मशीन में घुसकर काल के पीछे की ओर यात्रा करके किसी एक प्राचीन काल में पहुँच गए हों। इल्लीरियंस के बाद अनेकों जनसमूह इस नगर में जी कर गुजर गए हैं। कुछ समय यहाँ एक ग्रीक बस्ती हुआ करती थी। उसके बाद रोमा काल आया। रोम वालों ने ही बुढ़वा किले को कुछ मजबूत किया था। रोमा साम्राज्य के पतन के साथ ही बैजेंटीन युग का आरंभ हुआ। 15वीं शताब्दी में वेनिशियंस के आगमन के साथ ही बुढ़वा के स्वर्ण काल का आरंभ हुआ। अभी मैं एक चौक पहुंचा हूं, सेंट इवान चर्च के सामने का चौक। गिरजाघर के आंगन में एक कलाकारी है। वहां से गुजरने वाले पर्यटकों के लिए हो जैसे वह वहां खड़ी होकर वायलिन संगीत धारा बहा रही है। मैं थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। ऐसा लगता है जैसे इस प्रकार के प्राचीन नगरों को रोमानी भाव देना और उनके लिए पार्श्व संगीत तैयार करना ही इसके जैसे लोगों के काम है। सर्बिया के पुराने नगरों में भी मैंने ऐसे संगीतकारों को देखा था। सीमाओं पर प्राचीन काल में वेनिशियंस के द्वारा बनाई गई शानदार इमारतों के साथ का एक चौक। वायलिन के तारों से निकलने वाली ध्वनि उन इमारतों की पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही है। शहर के वातावरण और मनोदिशा को इसके द्वारा दिए जाने वाला योगदान छोटा नहीं है। इसके साथ ही वह अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी रकम भी कमा रही है। मुझे लगा कि यह संगीत रोमानी भाव वाले शहर को प्रेमातुर बना रहा है। इस पुराने शहर के अलग अलग कोने में इसके जैसे और भी कई लोग हैं। कुछ लोग वायलिन के साथ हैं तो कुछ लोग गिटार के साथ निकलते हैं। चार्ली चैपलिन और मिन्नी माउस घूमने निकले हैं। वो दोनों लोगों से छोटा चंदा स्वीकार कर रहे हैं। वो लोग आपस में कुछ बात करते हुए चलकर जा रहे हैं। एक गली से होकर चौक में पहुंचने के बाद एक दूसरी गली से होकर वापस जा रहे हैं। वहां की सारी गलियां बहुत ही सजीव दिख रही हैं। उनके किनारों पर उपहार और स्थानीय यादगार वस्तुओं की दुकानें लगी हैं। पर्यटकों को इन चीज़ों की ही आवश्यकता होती है। बुढ़वा नामक मध्यकालीन शहर, यह एक बहुत ही नियोजित शहर है। बीच की गलियां किसी न किसी छोटे चौक पर जाकर मिलती हैं। वहां से भी गलियां आगे की ओर बढ़ती नजर आती हैं। यहां से ऐसे जाते हुए मैं इस शहर के बीते कल के बारे में सोच रहा हूं। 20वीं शताब्दी के दूसरे चरण में जाकर
यह पर्यटकों के शहर में रूपांतरित हुआ था। उससे पहले एक सुसंस्कृत जीवन, उद्योग, सैनिक बल आदि के केंद्र हुआ करता था यह प्रदेश। विनीशियन काल के दौरान किले के अंदर का यह शहर विभिन्न भागों में विभाजित था। प्रभुओं के महल, बड़े उद्योगपतियों के आलीशान बंगले, सैनिक अफसरों के निवास स्थान आदि एक अलग प्रदेश में हुआ करते थे। साधारण मजदूर, चमड़े का काम करने वाले लोग, जहाजों के मजदूर आदि के रहने के लिए एक अलग कोना आवंटित किया हुआ होता था। अनेकों लोग, रात के समय भी दुकानों में बिक्री चल रही है। लगता है कि स्थानीय यादगार वस्तुएं और विभिन्न प्रकार के भोजन ही यहाँ पर्यटन के उभार के रूप में दिखाई देते हैं। सैकड़ों की संख्या में दुकानें और रेस्तराएं यहाँ स्थित हैं। यहाँ से यूं चलते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि यूरोप के ऐसे छोटे शहर तक अनेकों ऐतिहासिक मोड़ से होकर गुजरे हैं। 1797 में वेनिस गणराज्य के पतन के साथ ही बुडवा पर हाब्सबर्ग प्रभुओं ने कब्जा कर लिए थे। तब तक नेपोलियन का सैनिक आक्रमण भी शुरू हो चुका था। रूस को हराकर फ्रांस की सेना के आगे बढ़ते ही बुडवा भी फ्रांस के अधीन हो गया। एक अन्य गली से होकर मैं आगे बढ़ा। कई जगहों पर बार दिख रहे हैं। अच्छा माहौल, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। एक इमारत के खुले आंगन में ही बार और रेस्तराओं की व्यवस्था कर रखी है। भोजनालय से संबंधित कही जाए तो हमारे देश में भी ऐसी संस्कृति होनी चाहिए। चारों ओर से बंद रेस्तराओं के अंदर बैठकर यात्री भोजन करने में क्या खासियत रखा है? उसका जवाब शायद यह होगा कि मच्छर के डर से ऐसा करते हैं। मैं किले के बाहर निकला। बाहर किले की दीवार से लगकर भी अनेकों रेस्तराएं हैं। कह सकते हैं कि वो हजारों की संख्या में लोगों को सामूहिक भोज देने के लिए तैयार की गई रेस्तराएं हैं। बहुत ही खूबसूरती से प्रकाश की व्यवस्था की हुई है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास को ही प्रकाशमय कर रखा हो। यहाँ काफी लोग एकत्रित हुए खड़े हैं। एक नुक्कड़ कलाकार अपना हुनर दिखा रहा है। उसका कार्यक्रम फायर डांस जैसा कुछ है। मैं वहां से लौट चला। समय अभी 9:30 हुआ है। आज के दिन अब तक बहुत यात्रा कर चुका हूँ। आज की यात्रा सुबह बार नामक शहर से एक बस में की हुई सवारी से शुरू हुई है। उस लंबी यात्रा के अंत में कोटोर पहुंचा। आज 12 किलोमीटर से अधिक पैदल भी चल चुका हूं। अभी मैं अंधेरे से होकर अपने रहने के मकान की तरफ जा रहा हूं। उसे दिन के समय मात्र एक बार देखा था। मकान ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई। अनेकों मकानों वाले एक आवासीय क्षेत्र में स्थित है यह है वह मकान। मैंने निशानी के तौर पर दीवार के रंग को अपने मन में बिठा रखा था। मैंने कमरे में प्रवेश किया। आज का काम समाप्त करके मैं नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन के प्रभात का समय, भोर सवेरे ही जाग गया था। मेरे रह रहे मकान के आंगन में अंगूर की लता फैली हुई है। उस पर पक्के अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं। इस प्रदेश में चारों ओर अनेकों मकान बने हुए हैं। अधिकांश मकानों के आंगन में अंगूर के बेल, जैतून के पेड़ आदि लगे हुए हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत आवासीय क्षेत्र है। 8 बजते ही मैं बाहर निकला। पर्यटक अभी तक सड़क पर नहीं निकले हैं। पूरा प्रदेश वीरान सा लग रहा है। ऐसे पर्यटन केंद्रों में देर रात तक उत्सव चलता रहता है। सुबह थोड़ी देर से ही वो लोग जागते हैं। इस समय यहाँ शहर के सफाई कर्मचारी आदि ही नजर आते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार कर रखा एक उद्यान, घास का अच्छा मैदान, उसमें उगे हुए पेड़। मैं बुडवा के पुराने नगर की ओर जा रहा हूँ। 12 बजे लक्की नाम से पुकारे जाने वाला लाखोविच कार लेकर आएगा। उसके साथ बुडवा से यात्रा पर निकलना है। यह बुडवा का डूखली मरीना है। सैकड़ों बोट चित्रे पड़े हैं।
मध्यकाल के दौरान युद्ध पोत और वाणिज्य पोत के लंगर डाले पड़ी रही जगह। 1930 के दशक में ये एक मरीना में परिणमित हुआ था। इनमें वाटर टैक्सी है, पड़ोसी द्वीपों की ओर सवारी ले जाने वाली छोटी नौकाएं हैं, गेम फिशिंग के लिए पर्यटकों को समुद्र के अंदर ले जाने वाली बोट हैं और चार्टर्ड बोट भी हैं। कर्मचारी उन सबको तैयार करके रख रहे हैं। तट पर पहुंचने पर काफी लोग नजर आने लगे। पर्यटक, जॉगिंग के लिए निकले स्थानीय निवासी आदि उनमें शामिल हैं। वो दूर एक होटल दिख रहा है। वो ट्रे क्वैन नामक होटल है। उस तरह के अनेकों होटल इस तट पर स्थित हैं। डुखली मरीना को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। नित्य के पर्यटन कार्यक्रम में शरीक होने वाले बोटों के लिए एक भाग, विलासिता की नौकाएं, दूसरे देशों से आने वाली नौकाओं को बड़ी रकम देनी पड़ती है। 32 यूरो से लेकर 1600 यूरो तक यहाँ एक दिन का किराया होता है। ये वाटर टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाने वाली बोट है। यहाँ खड़े रहने पर वो दूर पुराना नगर नजर आ रहा है। किले के अंदर का प्राचीन नगर, इमारतों की लाल छत के ऊपर वो सेंट इवान चर्च की मीनार सिर ताने खड़ी है। दीवार के अंदर के उस नगर में देखने लायक अनेकों नज़ारे हैं। कल रात मैंने वहां का दौरा किया था, लेकिन विस्तार से नज़ारों में नहीं खो पाया था। आज भी उसके अंदर जाना है। मरीना के समीप से होकर मैं बुडवा सिटाडल की ओर चला। बुडवा के प्राचीन नगर का इतिहास 2000 वर्ष से भी पुराना है। ग्रीक, रोमन, बेजेंटाइन आदि के काल के दौरान के अनेकों अवशेष अभी भी वहां हैं। उन्हें अभी तक पूरी तरह से उत्खनन करके बाहर नहीं निकाले गए हैं। यह नगर दुर्ग की एक तरफ की दीवार है। एक पूरे शहर को संरक्षित कर रखी एक दीवार। किले के अंदर के किसी होटल से चेकआउट करके बाहर आ रहे लोग। ये किले के अंदर की ओर की एक फाटक है। यहाँ किले से सटा हुआ एक छोटा बीच है। वहाँ इतनी सुबह से ही लोग भर गए हैं। यहाँ एक डाइविंग सेंटर है। बीच उसके समीप ही है। बच्चे, वृद्ध, युवा आदि सब हैं। इस नज़ारे से साफ होता है कि पश्चिमी देशवासियों के लिए बीच कितने मज़ेदार होते हैं। समुंदर दिखते ही कपड़े उतार कर पानी में घुस जाते हैं। उस मामले में बच्चे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता है। उन लोगों को इस मामले में कोई शर्म नहीं होती है। उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास है। बीच के पास में किले की दीवार, उसके अंदर का नगर, सिर ताने खड़ी गिरजाघर की मीनार, वह सेंट इवान चर्च की मीनार है। चमकते रेतीला तट नहीं है, लेकिन पर्यटकों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें मिली जगहों पर वो लोग बैठे और लेटे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ है। दूसरों के शरीर के अंदर झांकने की बुरी आदत यहाँ देखने को नहीं मिलती है। वह यहाँ की एक सांस्कृतिक भिन्नता है। सब लोग खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, अपने तौर पर जीवन का आनंद उठा रहे हैं। बोट में सवार होकर समुद्र के तटीय प्रदेश से होकर घूमने वाले लोग, सुबह सुबह ही अन्य द्वीपों की ओर मनोरंजन यात्रा पर निकले लोग। यहाँ के पर्यटन की मुख्य प्रक्रिया बोट की यात्रा ही है। 2 घंटे से लेकर पूरे 1 दिन की लंबी बोट यात्राएं तक होती हैं। बुडवा के तट पर के कुछ छोटे द्वीप बड़े पर्यटन केंद्र हैं। अभी बीच, कांच के आर पार दिखने जैसी पानी की तलहटी दिखने वाली जगह आदि उनके नज़दीक हैं। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, बनाना स्कूपिंग आदि और भी अनेकों हैं बुडवा और उसके समीपवर्ती प्रदेशों की पर्यटन प्रक्रियाएं। शांत और सुंदर एड्रियाटिक समुद्र, उसके तट पर एक किला नगरी। 18वीं शताब्दी तक बुडवा नगर इस दुर्ग के अंदर समाया हुआ था। उसके बाहर एक इमारत तक नहीं थी। अभी इस दुर्ग के अंदर संग्रहालय, रोमन काल के दौरान के अवशेष आदि सब कुछ है। रोम वालों ने ही यहाँ एक अच्छे नगर की नींव डाली थी।
इस प्रदेश को केंद्रित करके उन लोगों ने व्यापार किए थे और सैनिक गतिविधियां चलाई थी। मुझे किले के अंदर प्रवेश करना है। उसके अंदर कल न दिखे और भी अनेकों नज़ारे बाकी हैं। बीच से उन नज़ारों की ओर की मेरी यात्रा जारी है।